स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल करें कि पंडित बंशीधर ने हिंदी और उर्दू का एक सम्मिलित पत्र निकाला जिसके हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत था। इसके उर्दू कॉलम का नाम क्या था? ए कह रहा है आबे हाथ, बी कह रहा है आबो हवा, सी कह रहा है बोली ए वतन और डी कह रहा है उर्दे मल्लाह। तो आपको बताना है कि जो उर्दू कॉलम था उसका नाम क्या था? तो जो उर्दू कॉलम था उसका नाम आबे हाथ था, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा सवाल नंबर पहले का। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। दूसरे में कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो आपको बताना है कि यह कथन किस आलोचक ने कहा है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी मिश्र बंधु। तो दूसरे का उत्तर बताना है कि दूसरे का उत्तर क्या सही होगा। तो दूसरे का उत्तर सही हो जाएगा विकल्प सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरे में कह रहा है कि ये रसश्याम गिनह रस के संबंध में यह मत किसका है? ए भरत मुनि, बी विश्वनाथ, सी मम्मट और डी जगन्नाथ। तो आपको बताना है कि ए रसश्याम गिनह रस के संबंध में यह मत किसका है? भरत मुनि का, विश्वनाथ का, मम्मट का या जगन्नाथ का। तो ये मत जो है वो मम्मट का है, तो विकल्प सी जो है वो तीसरे का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे पर कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो ग्रंथ की भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है? तो चौथा जो सवाल है इसमें आपको ये बताना है कि शुक्ल जी ने किस रासो ग्रंथ की भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है। ए विशल देव रासो, बी खुमार रासो, सी पृथ्वीराज रासो और डी पृथ्वीराज विजय। तो आपको बताना है कि किस राथो शब्द भाषा का किस रासो ग्रंथ की भाषा के लिए उन्होंने जो है बिल्कुल बेठिकाने की भाषा शब्द का जो है इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये जो रासो ग्रंथ है उस रासो ग्रंथ का नाम जो है वो पृथ्वीराज रासो है, अर्थात विकल्प सी जो है वो चौथे का उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। पांचवें में करें इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? आपको बताना है पांचवे में कि गंगौली गांव जो है वो किस उपन्यास के केंद्र में है। ए जल टूटता हुआ, बी अलग अलग बैतरणी, सी परती परकथा और डी आधा गांव। तो आपको बताना है कि गंगौली गांव जो है किस उपन्यास के केंद्र में है। तो गंगौली गांव जो है वो आधा गांव उपन्यास के केंद्र में है और यह जो है राही मशहूम रजा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। जल टूटता हुआ उपन्यास की बात करें तो रामदास मिश्र का है। अलग अलग बैतरणी जो है वो एसपी सिंह का है, शिवप्रसाद सिंह का। और परती प्रकथा की बात करें तो ये उपन्यास जो है वो रेणु के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? आपको बताना है कि कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है। ए जातिवाद, बी नारी शोषण, सी युद्ध की समस्या और डी सांप्रदायिकता। तो आपको ये बताना है कि कोर्ट मार्शल जो है वो नाटक किस समस्या पर आधारित है। तो ये जो जातिवाद की समस्या पर आधारित है, तो समाज में जो जातिवाद है उसके ऊपर जो है ये अ, आधारित है। और कोर्ट मार्शल नाटक जो है वो स्वदेश दीपक के द्वारा लिखा गया है। सातवें में कह रहे हैं कि विजय देवनारायण शाही की कविताएं किस शतक में संग्रहित हैं? तो आपको ये बताना है कि विजय देवनारायण शाही की कविताएं जो है वो किस शतक में मिलेंगी आपको। ए कह रहा है तीसरा, बी चौथा, सी कह रहा है तार सप्तक और डी कह रहा है दूसरा सप्तक। तो आपको ये बताना है कि विजय देवनारायण शाही की कविताएं जो है वो किस सप्तक में संग्रहित हैं। तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तार सप्तक या दूसरा सप्तक में। तो विजय देवनारायण शाही की जो कविताएँ हैं, वो तीसरे सप्तक में हैं, तो विकल्प इसका ए जो है क्या होगा, वो सही हो जाएगा 7वें का। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। 8वें में कह रहे हैं कि रचनाकार व रचना का असंगत क्रम छाँटिए। तो आपको ये बताना है कि रचनाकार व रचना का असंगत क्रम इसमें से कौन-सा है? एक है प्रभुदयाल मित्तल, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। बी कह रहा है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। सी कह रहा है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य और डी कह रहा है डॉक्टर राम खिलावन पांडे साहित्य और इतिहास दृष्टि। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन रचनाकार और रचना का क्रम जो है वो असंगत है। तो अगर 8वें में देखा जाए
तो 8वें का विकल्प डी जो है वो असंगत है। कौन-सा? विकल्प डी जो है। राम खिलावन पांडे साहित्य और इतिहास दृष्टि के लेखक नहीं है, बल्कि इसके लेखक जो हैं वो मैनेजर पांडे हैं। ये किसकी किताब है? ये मैनेजर पांडे की किताब है। तो ये जो है असंगत है। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 8वें का। आते हैं सवाल नंबर 9 में। 9 में कह रहा है कि छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? आपको बताना है कि छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? ए. नामवर सिंह, बी. विजय देवनारायण शाही, सी. डॉक्टर देवराज और डी कह रहा है कि देवराज उपाध्याय। तो आपको बताना है कि छायावाद का पतन वो किसका ग्रंथ है? तो छायावाद का पतन अगर देखा जाए तो ये डॉक्टर देवराज की पुस्तक है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर 8वें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9 में। 9 में कह रहा है कि अलंकार कौस्तुभ किसकी रचना है? आपको बताना है कि अलंकार कौस्तुभ जो है वो किसकी रचना है? ए. भानुदत्त मिश्र, बी. विशेश्वर पंडित, सी. विश्वनाथ और डी. अप्पय दीक्षित। तो आपको बताना है कि अलंकार कौस्तुभ जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो अलंकार कौस्तुभ जो है वो विशेश्वर पंडित की रचना है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म संगत है? तो आपको बताना है कि कौन-सा युग्म जो है इसमें संगत है। ए कह रहा है रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल, बी कह रहा है रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी, सी कह रहा है रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित और डी कह रहा है कि रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 11 में आपको ये बताना है कि कौन-सा विकल्प जो है इसमें सही है। तो 11 में अगर देखा जाए तो जो संगत विकल्प इसमें है वो विकल्प डी जो है वो सही है। रसज्ञ रंजन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। रस विमर्श की देखा जाए तो ये राममूर्ति त्रिपाठी का है। रस मीमांसा देखा जाए तो शुक्ल जी का है और रस सिद्धांत देखा जाए तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है। तो तीनों असंगत हैं जबकि डी जो है वो संगत है। सवाल नंबर 12 में आते हैं। 12 में क्या करें? करें निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म असंगत है? 12 में आपको बताना है कि कौन-सा युग्म जो है असंगत है। ए कह रहा है माधवी दूधनाथ सिंह, बी द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, सी उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे और डी कह रहा है एक और अजनबी मृदुला गर्ग। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सा युग्म जो है वो असंगत है। विकल्प ए, बी, सी और डी में से। तो अगर 12 में देखा जाए तो इसका विकल्प ए जो है वो असंगत है। विकल्प ए जो है वो असंगत है। माधवी दूधनाथ सिंह का नहीं, बल्कि भीष्म साहनी का नाटक है। 1955 में इसका प्रकाशन। बाकी तीनों जो हैं वो सही हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 में कह रहा है कि 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। उपरोक्त पंक्ति में कौन-सा अलंकार है? ए यमक, बी श्लेष, सी उपमा और डी रूपक। तो 3 बेर और 3 बेर 2 जगह लिखा हुआ है। तो एक जगह 3 बेर का मतलब बेला या समय है 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम और एक जगह 3 बेर का मतलब बेल का फल हो गया। तो दोनों के अर्थ अलग-अलग हो गए। तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। विकल्प ए जो है 13 का उत्तर सही हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि मजबूरी शब्द में कौन-सी संज्ञा है? तो आपको बताना है कि मजबूरी शब्द में कौन-सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक और डी व्यक्तिवाचक। तो आपको ये बताना है कि मजबूरी शब्द में कौन-सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो मजबूरी शब्द में जो है वो भाववाचक संज्ञा है। विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञाएँ अमूर्त होती हैं। क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं, कल्पित होती हैं। चले देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहा है कि वक्रोक्त जीवितम या वक्रोक्त जीवित रचना किस आचार्य ने की है? तो आपको ये बताना है कि वक्रोक्त जीवितम रचना जो है या वक्रोक्त जीवित रचना जो है वो किस आचार्य ने की है? ए भरतमुनि, बी महिम भट्ट, सी कुंतक और डी धनंजय। तो 15 में आपको देना है कि वक्रोक्त जीवित जो है रचना वो किस आचार्य की है? तो इसका अगर उत्तर देखा जाए कि ये किसकी रचना है, तो ये विकल्प सी हो जाएगा, ये कुंतक की रचना है। 16 नंबर में कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की रिपोर्टों मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज आदि ग्रंथों की सहायता से 96 पृष्ठ की हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास से संबंध रखने वाली एक छोटी सी पुस्तक हिंदी नाम से किसने लिखी? ए कह रहा है बद्रीनाथ भट्ट, बी मोहन अवस्थी, सी सूर्य प्रसाद दीक्षित और डी हरदेव बाहरी। तो आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की रिपोर्टों मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज आदि ग्रंथों की सहायता से 96 पृष्ठ की हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास से संबंध रखने वाली एक छोटी सी पुस्तक हिंदी नाम से किसने लिखी है? बद्रीनाथ भट्ट ने, मोहन अवस्थी, सूर्य प्रसाद दीक्षित या हरदेव बाहरी ने।
तो अगर 16 का उत्तर देखा जाए, तो 16 का उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। बद्रीनाथ भट्ट ने जो है इस नाम से पुस्तक जो है वो लिखी है। आते हैं सवाल नंबर 17 में। 17 में करें कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दीर्घ परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य, उसका वह मध्यवर्गीय प्रकाश स्तंभ है, जिसके समक्ष सभी प्रवृत्ति प्रयास आभाशून्य प्रतीत होते हैं। तो साथ ही सभी प्रवृत्ति प्रयास उसके आलोचक आलोक से आलोकित हैं। उपयुक्त कथन किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गणपत चंद्र गुप्त और डी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी से संबंधित ये जो कथन है, वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है वो गणपति चंद्रगुप्त का है। विकल्प सी जो है 17 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में कह रहे हैं कि यस्मय यत नपुंसकलिंग का किस विभक्ति वचन का रूप है? 18 में आपको बताना है कि यस्मय जो है यत नपुंसकलिंग का किस विभक्ति वचन का रूप है? ए चतुर्थी एकवचन, बी तृतीया बहुवचन, सी षष्ठी एकवचन और डी सप्तमी द्विवचन। तो 18 में आपको उत्तर बताना है कि उसका उत्तर क्या होगा। तो यस्मय जो है वो यत नपुंसक लिंग का जो है ये चतुर्थी एकवचन का रूप है। तो विकल्प इसका कौन-सा सही होगा? इसका विकल्प ए जो है उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि कविशु कालिदासः स्रष्टा में विभक्ति बताइए। ए तृतीया, बी द्वितीया, सी पंचमी और डी षष्ठी। तो आपको ये बताना है कि कविशु कालिदासः स्रष्टा में कौन-सी विभक्ति है? तृतीया है, द्वितीया है, पंचमी है या षष्ठी है। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो विभक्ति जो हो जाएगी वो षष्ठी हो जाएगी। अर्थात 19 का डी जो है वो विकल्प क्या होगा? वो सही हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 20वें की। 20वें में कह रहा है कि श्याम कान से बह रहा है का सही अनुवाद छांटिए। तो आपको ये बताना है कि श्याम कान से बह रहा है, इसका सही अनुवाद क्या होगा? ए श्यामः भगीरथ अस्ति, बी श्यामः कर्णेन भगीरथ, सी श्यामः कर्णान भगीरथ और डी कह रहा है कि श्यामः भगीरथ अस्ति। तो आपको बताना है कि श्याम कान से बह रहा है, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही संस्कृत अनुवाद हो जाएगा श्यामः कर्णेन भगीरथ, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो करेक्ट हो जाएगा, विकल्प बी। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर 21। 21 में कह रहा है कि तथ्य और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तथ्य और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। ए चाहिए के अर्थ में, बी कर के अर्थ में, सी चुका है के अर्थ में और डी कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि तथ्य और अनियर प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? चाहिए के अर्थ में होता है, कर के अर्थ में होता है, चुका है के अर्थ में होता है या कोई नहीं। तो इनका प्रयोग जो है वो चाहिए के अर्थ में होता है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 में कह रहे हैं कि चंद्रालोक के कर्ता हैं। आपको बताना है कि चंद्रालोक के कर्ता कौन है? ए भरत, सी बी जयदेव, सी मम्मट और डी केशव। तो आपको ये बताना है कि चंद्रालोक के कर्ता कौन है? भरत हैं, जयदेव हैं, मम्मट हैं या केशव हैं। तो अगर 22वें सवाल का उत्तर देखा जाए, तो 22वें सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जयदेव, अर्थात विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में क्या कह रहे हैं? 23 में कह रहे हैं कि आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन-सा कथन सही नहीं है? तो आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन-सा कथन नहीं सही है, ये बारे में बताना है। ए कह रहे हैं कि दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। बी कह रहे हैं कि दोहा कोसों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। सी कह रहे हैं कि चर्यापद एक प्रकार की गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। और डी कह रहे हैं कि आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोसों के साथ-साथ चर्यापदों की रचना भी की है। तो आपको बताना है कि इसमें से कि कौन-सा जो कथन है वो सही नहीं है। विकल्प ए, बी, सी या डी। तो अगर 23 का उत्तर देखा जाए, तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जो है, दोहा कोस और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। तो ये बात गलत है, दोनों में अंतर है। दोहा कोस दोहा छंद में लिखा गया है, जबकि चर्या गीत जो है वो मुक्त रूप से जो है वो लिखे जाते हैं, मुक्त रूप से रचित जो है वो गीत हैं। आते हैं सवाल नंबर 24 पर। 24 में क्या कह रहा है? 24 में कह रहा है कि इनमें से कौन-सा तथ्य सही नहीं है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन-सा तथ्य सही नहीं है। ए कह रहा है कि राउरबेल में नायिका का नक्सिक वर्णन है। बी कह रहा है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। सी कह रहे हैं कि वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है और डी कह रहे हैं कि बसंत विलास में बसंत और स्त्रियों स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन-सा तथ्य जो है वो सही नहीं है सवाल नंबर 24 में। तो जो तथ्य सही नहीं है, वो तथ्य आपका विकल्प सी जो है वो सत्य नहीं है। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन
नहीं किया गया है। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर 25 में। 25 में क्या कह रहा है? कर इनमें से कौन-सा कथन सही नहीं है? तो 25 में आपको बताना है कि कौन-सा कथन सही नहीं है। ए कह रहा है कि जन कवियों की रचनाएँ आचार, रास, फागु, चरित्र आदि शैलियों में मिलती हैं। बी कह रहा है कि सिद्धों की रचनाएँ मुख्यतः 2 काव्य रूपों, दोहा कोशों और चर्यापद में उपलब्ध हैं। सी कह रहा है कि नाथ साहित्य की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे। और डी कह रहा है कि वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से भिन्न है। तो आपको ये बताना है कि कौन-सा कथन इसमें से सही नहीं है, सवाल नंबर 25 में। तो जो कथन सही नहीं है उसमें, वो विकल्प सी जो है वो कथन सही नहीं है। नाथ सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है वो नाथ पंथ का उदय होता है। तो ये बात गलत है, तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।